हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और इस टाइम पर मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है संविधान संशोधन। अपने आप में एक जटिल टॉपिक है, थोड़ा सा कठिन भी है। आप मत समझना कि ये कठिन है। ये कठिन इसलिए है क्योंकि इससे जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन कब किया गया, या फिर किस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, या फिर प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया। ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं। तो हमें सारे संविधान संशोधन तो याद नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ जो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है हम उनको देखेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अगर ये 10 प्रश्नों के अंतर्गत कवर नहीं हुआ तो हम और 10 प्रश्न भी लेकर आएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। अब आपके लिए मैं 2 प्रश्न लेकर आया हूं। एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार कुल कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। एक प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार कुल कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, और दूसरा प्रश्न है अनुच्छेद 368 के अनुसार कुल कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये दोनों प्रश्न तो एक जैसे लग रहे हैं। दोनों प्रश्न एक जैसे लग जरूर रहे हैं, लेकिन दोनों के उत्तर बिल्कुल अलग अलग है। आप कमेंट करके बताओ, तब तक मैं कोर्स की थोड़ी सी डिटेल देता हूं आपको, ठीक है। आप सभी नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें ढूंढ रहे हैं, नोट्स ढूंढ रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन पर अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो उसमें टॉप 100 2020 का एक कोर्स चल रहा है, जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक भी आप जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 14,999 रुपए में मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की तो ऑलमोस्ट 50 से 60% सिलेबस कवर हो गया है। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी हैं उसके, और ऐसे नोट्स जो टीचर अपने पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं, पर्सनल पेपर के लिए बनाते हैं, वो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि जो नोट्स पर्सनल खुद के लिए बनाते हैं वो कभी कोई किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन हमारे यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा कोर्स है फ्री कोर्स, ठीक है। फ्री कोर्स में क्या है, फ्री कोर्स में आपको जो टेस्ट यहां पर अभी मैं लगवा रहा हूं, जो एमसीक्यू आपको दे रहा हूं, उसके अगर आप एमसीक्यू पहले ही सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव आप पहले ही अपना आकलन कर लें इन ऑब्जेक्टिव से, तो आप वहां जाएं फ्री कोर्स पर, और इसमें ये ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले ही डाल दिए जाते हैं। चाहे मेरे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे अभिषेक सर के ऑब्जेक्टिव हो, या किसी भी फैकल्टी के ऑब्जेक्टिव हो, सभी वहां पर पहले से अपडेट रहते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 3। भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत का मतलब क्या होगा, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या प्लस मतदान उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या, यह हो गया विशेष बहुमत। और तीसरा कौन सा तरीका है, विशेष बहुमत एवं 1/2 राज्यों के अनुमोदन, यानी कि आधे राज्यों के अनुमोदन द्वारा। 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अनुच्छेद 368 की, आर्टिकल 368 के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, या यूं बोलूं कि आर्टिकल 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया लिखी है वो 2 प्रकार की लिखी है, एक विशेष बहुमत द्वारा और दूसरी विशेष बहुमत एवं 1/2 राज्यों के अनुमोदन द्वारा, ठीक है। अब बात करें साधारण बहुमत क्यों नहीं लिखा हुआ, साधारण बहुमत द्वारा जो भी संशोधन होता है, या किसी भी राज्य का नाम चेंज किया जाता है, किसी भी अर्जित प्रदेश को भारत में शामिल किया जाता है, या फिर किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा परिवर्तित की जाती है, तो इसको संविधान संशोधन में काउंट नहीं करते हैं। इसको संविधान संशोधन में क्या नहीं करते हैं, इसको संविधान संशोधन में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 378। ये अभी जस्ट मैंने बताया, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक तो बात हो गई ये, ठीक है। अब बात करें अनुच्छेद 368 में लिखा क्या क्या हुआ है। अनुच्छेद 368 की जो मुख्य बातें हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल 368 में पहला तो जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, संशोधन की प्रक्रियाएं, कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। संशोधन की प्रक्रिया लिखी हुई है। अगर दूसरे की बात करें तो संसद को
संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। क्या है? संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तीसरा लिखा हुआ है राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी, राइटिंग पर मत जाना, ठीक है, विधेयक को अनिवार्य रूप से क्या करेगा? पास करेगा या पारित करेगा। देखिए, तीन बातें लिखी हुई हैं। पहली बात लिखी हुई है कि संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, संशोधन की प्रक्रिया। दूसरी बात लिखी हुई है कि संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। तीसरी बात क्या लिखी हुई है कि राष्ट्रपति के पास यदि कोई भी संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जाता है तो वो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, वो उसको अनिवार्य रूप से पास करेगा। क्या करेगा? उसको अनिवार्य रूप से पास करेगा। ये कब जोड़ा गया? राष्ट्रपति वाली जो बात है ये कब जोड़ी गई? ये 24वें संविधान संशोधन 1970 के तहत जोड़ी गई। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब राष्ट्रपति को उन्हें बांध दिया, उनको बाधित कर दिया कि यदि कोई भी ऐसा विधेयक आपके पास आता है जो संविधान संशोधन से रिलेटेड है तो उसको आप वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, पहला तो देख लिया। दूसरा प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। पहले कहां रखा जा सकता है? इसका मतलब यह है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी एक सदन में, या फिर संसद के किसी भी सदन में। यह जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा में रखा जाए पहले या वो राज्यसभा में पहले रखा जाए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संसद के किसी भी एक सदन में, संसद के किसी भी एक सदन में। अब यदि कोई भी विधेयक लोकसभा में रखा गया, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, वो गया राज्यसभा के पास और राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, तो क्या होगा? वो विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन, कोई विधेयक लोकसभा में पास हो गया, वो गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा उसको पास करता, इसके पहले ही लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, 5 वर्ष उसके खत्म हो गए, तो वो विधेयक क्या होगा? वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई जो बात मैंने पहले बोली कि लोकसभा में विधेयक पास हो गया, राज्यसभा में नहीं किया, राज्यसभा ने उस विधेयक को पास नहीं किया, तो क्या इसके लिए कोई संयुक्त बैठक की जा सकती है? क्या इसके लिए कोई संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए कोई भी संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जा सकता है। यदि फेल कर दिया गया, वो विधेयक पास नहीं किया गया, तो कोई भी संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक बिल लाया गया। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन बिल लाया गया 1950 में, 1951 में, 1955 में, या फिर 1958 में। कब लाया गया था प्रथम संशोधन बिल या विधेयक? वो लाया गया था 1951 में। कब लाया गया था? 1951 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1951। ये देखिए फोन बने हुए हैं फ्री कोर्स के। ठीक है, फ्री कोर्स में आपको क्या? एनसीईआरटी बुक। यदि कोई भी ऐसा बच्चा है जो अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना चाहता है, वो सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करे। यदि इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी भी है, और हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी भी डली हुई है। ये देखिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो मैं बोल रहा था बिल्कुल फ्री है। 13 टेस्ट ऑलरेडी इसमें डल चुके हैं। 13 नहीं, सॉरी 18, ये तो पुराना फोन हो गया, 18 हो गए अभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न, तीसरा हो गया, चौथे पे चलते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित किससे संबंधित था? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर। ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, अगर आप बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आता है। कमेंट कीजिए जल्दी से, नहीं तो फिर मैं तो बता ही रहा हूं।
ठीक है, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा, है ना, ये टेक्निकल चीजें हैं, कुछ इश्यूज तो हो ही जाते हैं। एक सेकेंड, वेट फॉर अ वाइल। चलिए, अभी चौथा प्रश्न देख रहे थे ना, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या था, संविधान संशोधन, संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में जो पारित किया गया था वो किससे संबंधित था? हमने देखा कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। किससे संबंधित था? कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि सुधारों से के संरक्षण से संबंधित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, 8वें संविधान संशोधन के द्वारा, 9वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर यहां कर लीजिएगा 10वें, या कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रथम 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका जो सही उत्तर होगा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब चलते हैं छठवें प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, संसद होगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय होगा? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। सभी कॉन्सेप्ट आपके अलग अलग, वो भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए संसद। मैंने बताया ना 368 में क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में ये कहा उन्होंने, इस केस में ये बोला कि मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके जस्ट 6 साल बाद केशवानंद भारतीवाद आया 1973 में। उन्होंने ऐसा बोला कि संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, संविधान में कहीं भी परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसको आधारभूत संरचना का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका उत्तर संशोधन। कौन भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, ठीक है। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल कानून से, आरक्षण से, निर्वाचन से, या फिर अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। किससे संबंधित है 52वां संशोधन? किससे संबंधित है 52वां संशोधन? संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, या फिर अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए दल बदल से। दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। इसके अलावा दल बदल में फिर से संशोधन किया गया, एक बार फिर से 1991 में 91वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में, दोबारा से दल बदल में, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संशोधन है? निम्नलिखित में से वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत मतदाता की आयु घटा दी गई, मतलब मताधिकार की आयु घटा दी गई? 61वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, या फिर 24वां संविधान संशोधन? कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां, 42वां, 44वां, या फिर 24वां? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो मतदाता की आयु है वो घटाकर कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1988 में। और ये मान्य कब से हुई थी? जो बात बोली गई थी वो तो बोली गई थी 61वें संविधान संशोधन 1988 में, लेकिन ये लागू हुआ था 28 मार्च 1989 से। कब से हुआ था? 28 मार्च 1989 से। मतदाता की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष तो की गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन ये लागू कब की गई? 28 मार्च 1989 में। ये देखो दो फिर फोन आ गए, टॉप 100 के फोन है।
पेपर 1 में 158 वीडियोस, पेपर 2 में 143, 3 में 104, 94 एथिक्स में, लगभग कंप्लीट है। आप जाकर देखें तो सही एक बार। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान निम्नलिखित में से वो कौन सा संविधान संशोधन है, मैं खुद ही पढ़ के बता दे रहा हूं अगर गलत भी लिखा है, निम्नलिखित में से वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसे लघु संविधान कहा गया है, या निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है, 42वां, 44वां, 50वां या फिर 46वां? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 42वां। 42वां संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। यह प्रश्न आ भी चुका है, दोबारा भी आएगा। यह प्रश्न आ चुका है, इसको याद रखिएगा, और दोबारा भी पूछ सकते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया है। किस वाद में किया है? गोलकनाथ वाद 1967, सज्जन सिंह वाद 1965, शंकरी प्रसाद वाद 1951 या फिर केशवानंद भारती वाद 1973? किस वाद में किया गया था? अभी जस्ट मैंने दोनों वाद बताए। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967, जिसमें यह बोला कि मौलिक अधिकारों में कोई भी किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है संसद, लेकिन जस्ट 6 साल बाद 1973 में ऐसा बोला गया कि मौलिक अधिकारों तो क्या, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसको आधारभूत ढांचे का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि बात यहां लिखी हुई है। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा केशवानंद भारतीवाद। क्या होगा? केशवानंद भारतीवाद 1973, आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया गया। ये देखिए फिर से फोन बने हैं। ये 2020 का अगर सिर्फ प्रीलिम्स का कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। आज के 10 प्रश्न होते हैं यहीं पर समाप्त। कल फिर हम मिलते हैं और कल फिर देखते हैं किस टॉपिक पर बात करनी है। अगर होगा तो पंचायती राज पर ही हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।